नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असुर 2 के बारे में, जो कि मास्टरपीस बनते बनते रह गई है। असुर 1 वाज डेफिनेटली अ मास्टरपीस। असुर 1 आई थी 3 साल पहले और उसकी एक टैगलाइन थी वेलकम टू योर डार्क साइड। और इस बार का जो टैगलाइन है ना, उसका नाम है द राइज ऑफ द डार्क साइड। ये सिर्फ टैगलाइन में ही बदलाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर राइटिंग टीम भी बदल चुकी है। अगर आप विकिपीडिया या फिर IMDb पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि सीजन 1 के जो राइटर थे, जैसे कि नरेन भट्ट कहिए, ईशा चोपड़ा या फिर विभू कश्यप, वो इस बार यानी असुर 2 का पार्ट नहीं है। लेकिन असुर 1 के जो डायरेक्टर और क्रिएटर थे, ओनी सेन कहें या फिर गौरव कहें या फिर अभिजीत, ये जो नाम है ये असुर 1 और असुर 2 दोनों में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लीड राइटिंग टीम थी वो यहाँ पर बदल चुकी है। ऑल्दो असुर 1 एंड असुर 2 दोनों का डायरेक्टर एक ही है, ओनी सेन, और जो बाकी की जो टीम थी वो भी कमोबेश वही है, बट फिर भी असुर 1 और असुर 2 में ज़मीन आसमान का अंतर है। इन सारी बातों के बारे में हम इत्मीनान से बात करेंगे। उसके पहले हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पर डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। बाकी लोगों की तरह सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें नहीं कि मैंने इसको 5000 स्टार दे दिए, 4000 स्टार दे दिए, मैंने देख लिया, बहुत अच्छी है। बॉस अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आपको देखना बनता है। बॉस इंडिया में ऐसा सिनेमा या कंटेंट पहली बार बना है। अपन इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, अपन डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हम बात करते हैं पहले असुर 1 से। असुर 1 में हमने देखा था कि जो शुभ है, जिसको कि बचपन से उसके पिता मारते रहते हैं, उसे असुर असुर बोलते रहते हैं कि खानदान में राक्षस पैदा हुआ है, ये वो, इस तरह की विषैली बातें सुन सुन करके शुभ के मन के अंदर ऑटोमेटिकली एक असुर क्रिएट हो जाता है। फिर वो अपने बाप को ही मार डालता है, फिर वो कैसे बड़ी बड़ी बातें करता है, खुद को वो कली समझने लगता है, और ये सारी चीज़ें आपने देखी। धनिष्ठा नक्षत्र के दिन वो कुछ चुनिंदा लोगों को मारता है और मारने के बाद उनकी उंगली काट करके ले जाता है। हमें उम्मीद थी कि पार्ट 2 के अंदर ये उंगलियां क्यों काटी जाती हैं, या फिर धनिष्ठा नक्षत्र के दिन और भी कितने लोगों की हत्या होगी। लेकिन सीज़न 2 से ये उंगली क्यों कटता है, इसका रीज़न और धनिष्ठा नक्षत्र पूरी तरह से यहाँ पर गायब हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले सीज़न के राइटर गायब हो गए, वैसे ही उनकी लिखी कुछ बातें या फिर उनके जो लॉजिक्स थे या जो उनकी स्टोरी लाइन थी वो यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाती है। स्पिरिचुअलिटी पहले पार्ट में भी थी, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लग चुका है। कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम सब जो चीज़ें शेयर करते हैं वो चीज़ें कोई चुरा ले, उनका मिसयूज़ कर ले, तो फिर कैसे अर्थ से अनर्थ हो जाता है, फिर कैसे सिचुएशन बद से बदतर होती हैं, टोटल एनार्की वाला माहौल हो जाता है, स्टेट यानी कि पूरी सरकार वर्सेस एक असुर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, अभी रिसेंटली श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, पाकिस्तान में क्राइसिस, हमारे इंडिया में हिंडनबर्ग नाम का एक बम फूटा था, अडानी के शेयर क्रैश कर गए थे। इन तमाम रिसेंटली घटित हुई घटनाओं को इनकैश करने के चक्कर में, इन्हें अपनी कहानी में शामिल करने के चक्कर में, ये जो असुर का सीज़न 2 है ये कहीं ना कहीं चौथे एपिसोड के बाद से एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, और बाकी के जितने हमारे सवाल थे वो एकदम मतलब साइड लाइन हो जाते हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अरशद वारसी, वरुण सोबती सब ज़बरदस्त हैं यार। रिद्धि डोगरा, अच्छा रिद्धि डोगरा से मुझे याद आया कि रिद्धि डोगरा का नाम है नुसरत। वो प्यार करती है निखिल नायर से यानी कि वरुण सोबती से। निखिल शादी कर लेता है नैना से। तो राइटर्स का यहाँ पर माइंड देखिए कि 3 ऐसे किरदार जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनके नाम एन से ही है। निखिल नायर, तो उसकी पत्नी नैना, और निखिल से जो एक तरफा प्यार करती है नुसरत, एन एन एन। हालांकि हमने पहले पार्ट में देखा था कि निखिल जो रहता है वो अपने एथिक्स, अपनी नैतिकता को प्रायोरिटी देता है, फ़र्ज़ को प्रायोरिटी देता है। उसकी बच्ची रिया जो रहती है वो मारी जाती है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि लोलार्क दुबे यानी कि शाबिर हाशमी, उन्हें ये रसूल मार देता है, और शारिब हाशमी जो थे ना, उन्होंने पहले सीज़न में 4 चांद लगा दिए थे अपने लोलार्क दुबे वाले कैरेक्टर से। वो गाली भी देते थे, मस्ती करते थे। सीज़न 2 में उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंटेंस माहौल है, सब लोग किसी उधेड़-बुन में लगे हैं, मस्ती मजाक के पल ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि पहले पार्ट के अंदर लोलार्क दुबे यानी कि शारिब हाशमी ने कितना दमदार काम किया था। मतलब उनकी कमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस होती है। अब ज़रा कुछ ब्लंडर्स की बात
बात करें जो कि इस वेब सीरीज़ के अंदर, इस असुर के सीज़न 2 के अंदर देखने को मिले हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया के अंदर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल का फीचर कब इनेबल हुआ था, तो शायद आप बोलेंगे 2016। शायद क्या मतलब 2016 में ही हुआ था, जब हमारे देश के अंदर ये रिलायंस जियो ने 4G 1 साल के लिए फ्री दे दिया था। 2016 की बात है। 2016 में 4G लॉन्च होता है, उसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल का फीचर आ जाता है। लेकिन असुर की रिसर्च टीम ने आज से 12 साल पहले ही वीडियो कॉल का फीचर लॉन्च कर दिया था, वो भी सैमसंग के 2G या WAP इनेबल्ड मोबाइल फ़ोन्स में। और ये उस दौर की बात है जब इंडिया में गिने चुने लोगों के पास ही ये सैमसंग के टच स्क्रीन वाले फ़ोन हुआ करते थे। लेकिन 2018 में एक बंदा याद कर रहा है कि 12 साल पहले, अब 2018 के 12 साल पहले मतलब कब, 2006 या 2007 की वो बात है। उस टाइम पर टच फीचर वाले या फिर टच स्क्रीन वाले फ़ोन बहुत ही कम आया करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भैया 12 साल पहले ये शुभ जो रहता है ये वीडियो कॉल कर देता है मृदुल, इसको मुकुंद त्रिपाठी, जिसको कि बाद में केसर का नाम दिया जाता है। केसर को अपने साथ मिलाने के लिए कैसे केसर पर अत्याचार करने वाले पुलिस वालों को वो मार देता है सिलेंडर ब्लास्ट करके, और उसका वीडियो कॉल वो इसको केसर को दिखा देता। मतलब 12 साल पहले वीडियो कॉल। अरे भैया, माना कि सिनेमेटिक लिबर्टी लेनी, लेकिन इतनी कि 2016 में जो वीडियो कॉल का फीचर इनेबल हुआ वो आपने 2006 में ही कर दिया। गजब भाई साहब, गजब। वो भी इतनी क्लैरिटी वाला वीडियो कॉल। वो तो आज तक लोगों के मोबाइल पर इतनी क्लैरिटी में वीडियो कॉल पर बात नहीं होती जितनी क्लैरिटी 2006 में दिखा दी गई इस फिल्म में। ये था पहला ब्लंडर। अब ज़रा बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट ब्लंडर की। मैंने एक चीज़ देखी है, ये असुर वॉज द फर्स्ट वेब सीरीज जिसको मैंने देखा था, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि रामायण महाभारत की कुछ जिक्र। यहाँ पर भी आपको सीज़न 2 में भी अश्वत्थामा का जिक्र देखने को मिलता है, कल्कि वर्सेस कली। लेकिन एक चीज़ जो मैंने कई सारी वेब सीरीज़ में देखी है वो स्टीरियोटाइप हरकतें हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो सिगरेट पीता रहता है। मतलब वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एडिक्ट रहते हैं। आपने दृश्यम में देखा होगा तो अक्षय खन्ना बार बार शतरंज खेलता रहता है। लेकिन आपने फर्जी देखी हो या फैमिली मैन देखी हो या ब्रीथ देखी हो या फिर ये असुर देखें, जो कोई भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है ना वो हर 2 सेकंड में सिगरेट पीता ही पीता है। चाहे वो होटल के अंदर बैठा हो या फिर कार में जा रहा हो, जीप में जा रहा हो, वो सिगरेट पीते ही रहते हैं। तो ये जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो टाइपकास्ट होते चले जा रहे हैं कि एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में पिस्टल और दिमाग में उधेड़-बुन। यही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। निखिल नायर यानी कि वरुण सोबती, जो कि पहले पार्ट में अपनी बच्ची को खो चुके हैं, वो एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं। एक ऐसा, और हाँ ये भी एक पैटर्न है भाई साहब कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच करता है पूरे सीन की, उसका एक पास्ट रहता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक जद्दोजहद चलती रहती है। जैसे कि यहाँ अरशद वारसी, उनकी वाइफ को मारा जा चुका है। इसके वरुण सोबती और फिर निखिल नायर इसकी पत्नी से डिवोर्स मांगना चाहती है, बच्ची मारी जा चुकी है। नुसरत जो है उसकी फैमिली उससे अलग एक्सपेक्टेशन रखती है। मतलब जो लोग जांच कर रहे हैं उनके मन में एक अलग ही अंतर्द्वंद चलता रहता है। और ये पैटर्न या फिर ये चीज़ आप हर वेब सीरीज़ में देखेंगे। आपने फर्जी में देखा होगा विजय सेतुपति, जो कि नकली नोटों के गिरोह का भांडा फोड़ना चाहता है, बट उसकी लाइफ में भी ये डिवोर्स, ये सारी चीज़ें चलती रहती। मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न है। जो इंसान या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच कर रहा है उसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक ऐसा ऑफिसर जो कि बहुत तगड़ा वाला जीनियस है, वो मौका वारदात पर जाता है तो चीज़ों को विजुअलाइज कर लेता है कि यार नुसरत अगर कार में बैठी होगी तो किडनैपर पीछे से आया होगा, उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, उसने ऐसे पकड़ा होगा, ऐसे किया होगा। और वो अपने माइंड में टटोल लेता है कि भैया कौन से कोने में कौन सा बंदा कहाँ खड़ा था, चलो उसको जूम कर लो सीसीटीवी में। मतलब जो घटना घटित हो चुकी है उस घटना में कौन कौन लोग शामिल थे, ये चीज़ें अपने माइंड में कैलकुलेट करता है निखिल नायर। लेकिन वो निखिल नायर एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रहा है, वो अपने काम के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जांच कर रहा है। कुछ भी इस जीनियस मास्टरमाइंड निखिल नायर से उसी की एक कलीग बोलती है कि सर मन्ने ना रसूल पर घना शक हो रहा है, ये रसूल ने लोलार्क सर को मारा होगा। मतलब एक लड़की जिसकी गट फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, वो लड़की इस केस से जुड़ती है और आते से ही अपने इरादे स्पष्ट कर देती है कि हम लोगों के बीच में कोई ना कोई एक गद्दार है जो कि सीबीआई में रहकर ही सीबीआई की बातें बाहर तक पहुंचा रहा है और लोलार्क सर को उसने मार दिया है। वो जीनियस निखिल नायर जो कि घटना घटित होने के बाद अपने माइंड में सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है, वो यहाँ पर ओके कोई बात नहीं है, अभी तो शक है, कोई सबूत नहीं है। और ये आई थिंक क्या नाम था, ईशानी था इस कैरेक्टर का,
जो कि हरियाणवी एक्सेंट में बात करती है, वो खुद को बहुत ही तेज समझती है। यहाँ पर ईशानी के ऊपर किक पिक्चर का डायलॉग फिट हो जाता है कि ईशानी रसूल के पीछे, रसूल ईशानी के पीछे, टू मच फन। क्योंकि ये ईशानी, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँ, शायद नाम गलत हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये ईशानी जो 24 घंटे रसूल पर निगाह रखती है, उसे पता ही नहीं चलता कि रसूल तो उसका भी बाप है, और कैसे किडनैप करके उसे मार दिया जाता है और फांसी का सीन वगैरह वहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि वो सीबीआई वाले जो कि जांच करने जा रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वो अपने 2 ऑफिसर्स की जान नहीं बचा पाते हैं। पहले पार्ट में लोलार्क एंड यहाँ पर ईशानी, जो कि बार बार हिंट देती है कि रसूल जो है वो शुभ का प्यादा है, लेकिन मास्टरमाइंड एंड जीनियस फॉरेंसिक एक्सपर्ट निखिल नायर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। यही नहीं, यहाँ पर ये ईशानी की जो कुर्बानी है, ये ऑल तो थोड़ी देर के लिए मदद करती है रसूल की पोल पट्टियाँ खुलवाने में, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने एक ब्लंडर और कर दिया है, और उस ब्लंडर का नाम है म्यांग चैंग, जो कि इंस्पेक्टर पॉल के कैरेक्टर में है। अब ये पॉल नाम का कैरेक्टर या फिर म्यांग चांग की कास्टिंग क्या सोच करके की गई, मुझे ऐसा लग रहा है एपिसोड्स की लेंथ बढ़ाने और एपिसोड के नंबर बढ़ाने के लिए खाम में यहाँ पर पॉल को ला करके खड़ा कर दिया है। पॉल की जब एंट्री होती है तो वो चुटकी बजा के सब खत्म करो, तुम लोग केस सॉल्व नहीं कर पा रहे, मैं करूँगा, लेकिन उसका एक ईगो है कि वो डीजे यानी कि अरशद वारसी से 36 का आंकड़ा लेकर के चलता है। लेकिन जब जब वो खुद को 1.5 शाणा समझता है, अरशद वारसी उसका बाप बनकर उसे मात दे करके चला जाता है। ये यहाँ पर म्यांग चांग अरेस्ट वारंट लेकर के केसर भारद्वाज को पकड़ने जाता है, उधर केसर का किडनैप हो जाता है। करता कौन है? अरशद वारसी। अब ये जो बातें हैं ना, ये कुछ स्पॉयलर्स की श्रेणी में चली जाती हैं, लेकिन ये बातें मैं आपके सामने खर इसलिए रहा हूँ सो दैट आपको ये पता चल जाए कि म्यांग चैंग का जो कैरेक्टर है पॉल का, वो यूजलेस है, उस कैरेक्टर की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन खाम में यहाँ पर मेकर्स ने एपिसोड्स को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ एपिसोड बढ़ाने के लिए या एपिसोड की लेंथ बढ़ाने के लिए खाम में कुछ कैरेक्टर गढ़ दिए, जिनका इस वेब सीरीज़ में कहीं कोई उपयोग या फिर उनकी वैल्यू समझ में ही नहीं आती है। इनफैक्ट चौथे एपिसोड के बाद से तो मेकर्स इतनी हड़बड़ी में चले जाते हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं और एक्चुअली में उनका उद्देश्य क्या था। पहले उद्देश्य ये था कि वो धनिष्ठा नक्षत्र को लोगों को मार रहा है, उनकी उंगली काट रहा है और बार बार कहता है कि बुलाओ अपने कल्कि अवतार को। सेकेंड सीजन है यानी असुर 2 में आपको कल्कि अवतार दिखता है, जब एक छोटा सा लड़का बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है अनंत, जिसे एक चमत्कार या फिर मिरेकल बॉय माना जाता है, और कैसे इसका और एक असुर का एक संग्राम, एक डिबेट आपको देखने को मिलता है। बट जिस अनंत को ये लोग एक मिरेकल बॉय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसकी असलियत क्या है, क्या वो वाकई में कल्कि का अवतार है, ये तो जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बट एक चीज़ जो यहाँ पर पूरी तरह से बैकफायर कर गई है, और वो है असुर की बैड कास्टिंग। अगर आपने पिछला सीज़न देखा असुर 1, जो कि यहाँ पर सीज़न 2 में भी आपको स्टार्ट में दिखाई देता है, और जिस अंदाज में वो अपने ही एक साथी का सर फोड़ के मार देता है, और अपने लॉजिक क्या देता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जब तक आपकी ज़रूरत थी तब तक आप इम्पॉर्टेंट थे, अब आपका उद्देश्य पूरा हो चुका है तो आपकी कोई अहमियत नहीं है। और वो अपने लॉजिक्स को जस्टिफाई करने के लिए महाभारत के बाद का एक एग्जाम्पल देता है, जब द्वारका डूब गई थी और कुछ गोपियां जो थीं उन्हें बचा करके अर्जुन लाना चाह रहे थे। अर्जुन जैसा महापराक्रमी धनुर्धर जिसने अकेले ही कौरव सेना का नाश कर दिया था, वो कुछ लुटेरे डाकू या भीलों से गोपियों को नहीं बचा पाता है। अर्जुन के सारे दिव्य अस्त्र जो रहते हैं वो गायब हो जाते हैं या फिर वो यूजलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन को जो दिव्य शक्तियां या जो दिव्य अस्त्र मिले थे वो सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए मिले थे। इस बारे में एक बात कही भी गई है कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अब इन चीज़ों को ये असुर उर्फ शुभ कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, कैसे वो लोगों को पहले अपने वश में कर लेता है फिर उन्हें मार देता है। और हाँ, सीज़न 2 के एंड में सीज़न 3 का एक हिंट भी मिल जाता है, और वो हिंट ये है कि अगले सीज़न में अगर असुर 3 बनती है तो वहाँ पर मेन विलन एक फीमेल होने वाली है, जिसका कि हिंट हमको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल जाता है। ऑल्दो ये जो असुर 1 एंड असुर 2 एक फिलॉसफी हमारे सामने रखती है कि हर इंसान के अंदर सुर भी है और असुर भी है, और अपने मतलब या फिर अपनी ज़रूरत या अपने स्वार्थ के हिसाब से आदमी असुर भी बन जाता है और सुर भी बन जाता है। और इस तरह की बातें हमने पहले पार्ट में भी देखी थी और इस तरह की बातें हमने यहाँ पर भी देखी हैं, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आदमी अपने फ़र्ज़ को फॉलो करे या फिर सेल्फिश होकर के अपने परिवार वाले को बचाए, उनकी जान बचाए। अब ये था मेरा रिव्यू या मेरा एनालिसिस असुर 2 के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी जाती है। बट आखिरी के 3-4 एपिसोड्स में ये वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक हो जाती है। और एक चीज़ जो कि इस असुर 2 में बहुत बुरी तरह से बैकफायर करी है, वो है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द लीड विलन।
अगर आप वो छोटे वाले शुभ को देखें, उसका चेहरा मोहरा, उसकी आंखें, स्पेशली आंखें देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको कहीं से कहीं तक लग रहा है कि ये जो बड़ा वाला शुभ है ये वही है जो छोटा वाला शुभ था। छोटा वाला शुभ, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसकी हिंदी, उसकी इंग्लिश और जिस अंदाज में वो डायलॉग बोलता है, ये बड़ा वाला असुर तो छोटे वाले असुर का 10% भी नहीं लगता है। इसको देख करके लगता ही नहीं है कि ये वही वाला शुभ है जो कि बचपन में अपने बाप को मार चुका है या फिर जिस तरह से लोगों को ईजिली हिप्नोटाइज कर लेता है, ब्रेन वॉश कर लेता है। बड़ा वाला जो असुर है ना, ये अभिषेक चौहान, इनकी कास्टिंग गलत हुई है, क्योंकि छोटा वाला शुभ जो कि आई थिंक उस एक्टर का नाम है विशेष बंसल, विशेष बंसल एज शुभ माइंड ब्लोइंग लगता है, लेकिन अभिषेक चौहान एज शुभ कहीं ना कहीं भाई गच्चा खा जाते हैं, वो उस रोल में जमते ही नहीं है। बाकी जितने एक्टर्स हैं, वरुण कहें, अरशद वारसी, वो तो भाई साहब मतलब प्रो हैं, उनके बारे में तो बोला ही किया जाए। वहीं नुसरत जो हैं, रिद्धि डोगरा, उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन रहता है कि वो अब रोएगी अब रोएगी। और जो नैना का किरदार निभाया है वो निखिल की वाइफ, वो भी टाइप कास्ट, मतलब वही एक टेकी वाला रोल, कुछ खास करने के लिए है नहीं। हाँ, वो इंदौर का लड़का अथर्व विश्वकर्मा जो कि एक बौद्ध भिक्षु मिरेकल बॉय अनंत के रूप में है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बाकी जितनी सपोर्टिंग कास्ट है सब बेहद अच्छे हैं। बस यही है कि जिस स्टोरी लाइन को असुर 1 में शुरू किया था, वो स्टोरी लाइन यहाँ कहीं ना कहीं रास्ते से भटक जाती है। अब आप इन बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है? आपको असुर 2 कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी? कौन आपके हिसाब से बहुत बेहतरीन परफॉर्मर रहा? ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।